विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां स्वबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यं यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्माद्विकलं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। अथ शब्द परिच्छेदः आप्तवाक्यं शब्दः आप्तस्तु यथार्थवक्ता वाक्यं पदसमूहः यथा गामानय शुक्लां दण्डेन इति सक्तं पदम् अस्मात् पदात् अयमर्थो बोद्धव्य इति ईश्वरसंकेतः शक्तिः। हाँ, चौथा प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, अनुमान प्रमाण हो गया, उपमान प्रमाण हो गया, अब शब्द प्रमाण। ठीक, तो लक्षण बनाना चाहिए था शब्द प्रमाकरणम शब्द प्रमाण से लक्षणम है ना। अनुमिति प्रत्यक्ष ज्ञानकरणम प्रत्यक्षम कहा, अनुमितिकरणम अनुमानम कहा, उपमितिकरणम उपमानम कहा, तो शाब्दकरणम शब्द ऐसा कहना था। ठीक है, तो उनको लगा इतना तो समझ ही गए हैं, और दूसरे ढंग से बताते हैं, इसलिए उन्होंने कहा आप्तवाक्यम शब्द आप्तवाक्यत्वम शब्द प्रमाण से लक्षणम। ये शब्द का लक्षण नहीं है, शब्द प्रमाण का लक्षण है। समझ आया? क्योंकि शब्द का लक्षण पहले बता चुके हैं। क्या बताया था? सर्वत्र ग्राह्य गुणो शब्द। समझ आया? तो यहाँ फिर आप्तवाक्यम शब्द तो पहले ही बता दिया। अब भिन्न भिन्न लक्षण है, एक ही लक्षण बनाना चाहिए है ना। तो कहेंगे तो ये ध्यान देना चाहिए, यहाँ जो शब्द की बात कर रहे हैं वो शब्द गुण की बात नहीं कर रहे हैं, शब्द प्रमाण की बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो आप्तवाक्यत्वम शब्द प्रमाण से लक्षणम। तो आप्त के द्वारा उत्तरित जो वाक्य, आप्त वाक्य मतलब आप्त उत्तरित वाक्य। तो आप्त जो व्यक्ति है, तो आप्त माने कौन? तो प्रश्न आएगा, तो कहेंगे आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। तो यथार्थ वक्ता है ना, जो यथार्थ मतलब जो जैसा है उसको बताने वाला, उसको हम कहते हैं आप्त। तो उनके द्वारा उत्तरित जो शब्द है, जो वाक्य है, उनके द्वारा उत्तरित जो वाक्य है वही शब्द प्रमाण है। तो आप्त वाक्यत्वम शब्द प्रमाण से लक्षणम। आप्तस्तु आप्त यथार्थ वक्ता कहेंगे। अब आप्त और वाक्य है ना, अब आप्त क्या है समझ में आया, वाक्य क्या है समझ में आना पड़ेगा। तो वाक्यम पद का समूह वाक्य है, पद का समूह वाक्य है। अब प्रश्न आया पद क्या है, उसमें घटक पद हो गया, तो पद जानेंगे तो ना पद समूह जानेंगे। तो पद हो गया सक्तम पदम। अच्छा, वो उदाहरण हो गया, वाक्य है ना, वाक्य हो गया गाम आना है शुक्लाम दंडेन। क्या इसका अर्थ है? हाँ, मतलब शुक्ल दंडे से, सफ़ेद डंडे से गाय को लिया। हाँ, शुक्लाम दंडे ने लिखा है ना। शुक्लाम गाम दंडेन आनय है ना, शुक्लाम गाम दंडेन आनय, सफ़ेद गाय को डंडे से ले आओ। दूसरी भाषा में होता है ये अर्थ आ जाता है भाई, शुक्लाम दंड के बगल में लिखा है सफ़ेद दंड, लेकिन वो विभक्ति से हमको पता चल जाएगा शुक्लाम गाम का विशेषण है, तो सफ़ेद गाय को दंड से ले आओ। तो ये उदाहरण हो गया है ना। घटम आने, पटम आने, भोजनम खा रहे, ये सब क्या है? पद समूह है, ये सब वाक्य है, वाक्य के उदाहरण है। ठीक, अब प्रश्न आया पद क्या है? तो पद क्या है? सक्तम पदम। ठीक है, जब व्याकरण पढ़ रहे हो तो कहोगे सुप्तिगंधम पदम है ना, सुप्तिगंधम पदम। और भी पद संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। तो यहाँ पर जब न्याय पढ़ो तो कहना सक्तम पदम, जिसमें शक्ति हो उसको पद कहते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न आएगा शक्ति क्या है? फिर सक्तम पदम से आपने बोल दिया है, शक्ति जिसमें रहे वो पद है। शक्ति क्या है? तो ईश्वर संकेत शक्ति है, ईश्वर की इच्छा। ईश्वर ने क्या किया कि सबसे पहले घड़ा बनाया। क्या बनाया? घड़ा बनाया। फिर एक आदमी बनाया है ना, मतलब मनुष्य बनाया, आदमी औरत पता नहीं जो भी बनाया हो। तो ईश्वर ने सबसे पहले क्या बनाया? घड़ा बनाया। फिर एक मनुष्य बनाया। उसके बाद कहा कि देखो ये घट है। समझ में आया? ईश्वर ने घट बनाया, सब मानते हो? क्यों घड़ा बनाएगा है ना? घड़ा बनाने का काम तो किसका है? कुलालेभ्य लिखा है ना, नमः कुलालेभ्य कर्मालेभ्य। कुलालेभ्य नहीं पढ़ते हो?
नहीं पढ़ते, हाँ। कुलालेभ्य है तो कुलाल भी ईश्वरी है, इसलिए वो घड़ा बनाता है। समझ में आया? तो ये शरीर जो तो घड़ा है वही तो बनाया उसने। शरीर क्या है? घाट घाट में राम बोलते हैं ना, तो घाट घाट में राम मतलब वो दुकान में जो घड़ा रखा है उसमें राम तो है नहीं उसमें भी है ना, ठीक। लेकिन उसको उद्देश्य करके नहीं बोला गया है। हो गया? चलो, तो क्या हम बोल रहे थे कि सक्तम पदम, पद किसको कहते हैं? जिसमें शक्ति रहे, शक्ति का जो आश्रय हो पद है। अब प्रश्न आ गया शक्ति क्या है? तो शक्ति अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य, इस पद से इस अर्थ को समझना चाहिए। ईश्वर ने सृष्टि की, फिर पढ़ाया, है ना, पढ़ाया, ब्रह्मा जी को पढ़ाया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय। समझ आया? तो ब्रह्मा जी को पढ़ाया, तो पढ़ाया मतलब शब्दों का अर्थ बताया, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये। समझ आई बात? तो ईश्वर का जो संकेत है अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य, इसको ही शक्ति कहते हैं। ठीक। हाँ, संकेत में इच्छा। आप्तवाक्यम शब्दः आप्तस्तु यथार्थवक्ता वाक्यम पदसमूहः यथा गामानय शुक्लं दण्डेन इति सक्तं पदम् अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य इति ईश्वर संकेतः शक्तिः। ठीक है कि बहुत जानकारी इस लाइन में है ना। पहले तो शक्ति समझ में आया, इसमें शक्ति माने ईश्वर का संकेत है। और पद किसको कहेंगे? सक्तम पदम, जिसमें शक्ति रहे उसको पद कहेंगे। अब देखो कि जैसे मान लो कि हमने किसी को कहा घटमानय, समझ में आया? तो कौन घड़ा ले आएगा? जिसको घट का ज्ञान होगा वो घड़ा ले आएगा। ऐसा ही है? हाँ, जिसको घट पद और घट पदार्थ का संबंध का ज्ञान है वो घड़ा ले आएगा। जो घड़े को जानता है और लेकिन घट शब्द का से बात से घड़ा ऐसा नहीं जानता, उसको हम घटमानय कहेंगे तो लाएगा? वो देखता रहेगा क्या बोल रहे हैं। वो घट को तो जानता ही है ना, जानता नहीं जानता, लेकिन घटमानय कहने पर नहीं समझेगा वो। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि उसे भाषा का ज्ञान नहीं है। भाषा का ज्ञान नहीं है मतलब किसी को भाषा का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब क्या है? पद पदार्थ का संबंध का ज्ञान नहीं, इतना नहीं है। समझ आया? भाषा जानना है, भाषा सीखते हैं मतलब हम क्या सीखते हैं? रट लो सारा डिक्शनरी, हो जाएगा काम? अंग्रेजी सीखने, अंग्रेजी का शब्द सब रट लो, हो जाएगा? नहीं होगा। उस शब्द का क्या अर्थ है समझना पड़ेगा। समझ आई बात? तो घटमानय किसी को कहा तो उसको बोध होगा, श्रोता को बोध होगा, सबको बोध होगा ऐसी बात नहीं हो। किसको बोध होगा? जिसको पद और पदार्थ का संबंध है, शक्ति, उसका ज्ञान रहेगा। समझ में आया? तो पहले हम लोग क्या करते हैं? पद सुनते हैं, हमको बोध कैसे होता है? वाक्यार्थ बोध, शब्दबोध की प्रक्रिया कैसी? वहाँ भी शब्दबोध की उत्पत्ति क्रम समझना पड़ेगा ना। तो हम व्यापार समझेंगे, कारण समझेंगे। तो शब्दबोध होने के लिए सबसे पहले वक्ता बोलेगा। बोलने से पहले क्या करेगा वक्ता? विचार करेगा, चिंतन करेगा, उसका ज्ञान होगा। पहले ज्ञान होगा उसको, उसके अनंतर में वो उसके आधार पर वो शब्द का प्रयोग करेगा। अर्थम बुद्धा शब्द रचना, उसे वाक्य बोला है ना, उसको बोध कराने की इच्छा हुई, वहाँ इच्छा भी होती है, ज्ञान है, फिर इच्छा है, फिर प्रयत्न है, वो सब क्रम अपने अंदर हो रहे हैं। फिर वो शब्द का प्रयोग करता है, घटमानय पटमानय आदि। समझ आई बात? उसका श्रोता ने क्या किया? सबसे पहले क्या हुआ श्रोता को? जब हमने वाक्य बोला घटमानय, तो श्रोता सबसे पहले क्या करता है? उसको सुन हो जाता है शब्दबोध। हमने बोलते ही सबसे पहले पद सुनता है, सुनेगा ही नहीं तो क्या करेगा? सबसे पहले वो सुनता है। वो शब्द जो है विचित्र तरंग न्याय से उसके कान में पहुंचेगा, तो कान में उस शब्द को सुनेगा। घटमानय शब्द को सुना, ये जो शब्द का सुनना है ये क्या है? ये प्रत्यक्ष है ना, अनुमिति है, जो ज्ञान हो रहा है, उपमिति है, शब्दबोध है, क्या है? ये प्रत्यक्ष है, श्रावण प्रत्यक्ष है ना, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष हुआ, घटमानय इत्यादि। बात समझ आया? तो ये इसी को हम कहते हैं पद ज्ञान। पद का ज्ञान हुआ, पद का प्रत्यक्ष हुआ श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा, पद को हमने सुना, ये हो गया पद का ज्ञान। घट पद का ज्ञान हुआ। कितने पद है इसमें घटमानय कहने पर? 2 पद है? 2 पद नहीं, इसमें 4 पद है। कितने पद है? 4 पद है। एक है घट, एक है अम, एक आनी,
आंग पूर्व नी धातु है और लोट, समझ आया? 4 पद है, क्योंकि हमने अभी भी पद के परिभाषा पढ़ा, सक्तम पदम। सक्तम पदम पद उसको कहते हैं जिसमें शक्ति हो, जिस पद को सुन, जिस पद का कोई न कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो वो पद है, जिसका कोई अर्थ ना हो वो पद नहीं है। तो जैसे किसी ने कहा ग्रामम गच्छति, बालकः ग्रामम गच्छति कहा, चलो यहीं पर ले लेते हैं, क्या कहा? बालकः ग्रामम गच्छति। तो वक्ता ने बोला, फिर श्रोता ने सुना, बालकः ग्रामम गच्छति, सुना सुना, तो ये पद का ज्ञान हुआ। कितने पद का ज्ञान हुआ? 6 पद का ज्ञान हुआ। उसमें बालक पद है, फिर सुपद है, फिर ग्राम पद है, अम पद है, फिर गम पद है, फिर ती पद है। इतने पद है, इतने का अपना अपना अर्थ है। समझ आई बात? तो जब सबसे पहले हमने पद को सुना, पद ज्ञान हो गया, ये सारे 6 पद का ज्ञान हुआ। पद ज्ञान होने के अनंतर में क्या होगा? पहले नंबर में पद ज्ञान हुआ, यहाँ से गिनना शुरू किया। पहला तो वक्ता ने बोला, उससे पहले भी कुछ प्रक्रिया हुई है, तो उसके बाद जब श्रोता ने सुना, ये इसको हमने नंबर 1 रखा, ये हुआ पद ज्ञान। जब पद का ज्ञान होगा श्रोता को, उसके बाद क्या होगा? पदार्थ का स्मरण होगा। उसी को स्मरण होगा जिसको पद पदार्थ का संबंध का ज्ञान पहले से है। जिसको नहीं है वो देखता रहेगा। जिसको पद पदार्थ का संबंध का ज्ञान पहले है, मतलब शक्ति ग्रह जिसको हुआ है, पद पदार्थ का संबंध शक्ति है, तो जिसको पहले से शक्ति ग्रह हुआ है कि इस पद का ये अर्थ है, इस पद का ये अर्थ है, इस पद का ये अर्थ है, उसको उन अर्थों का स्मरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मरण होगा। ज्ञान अभी नहीं करना है। ज्ञान मतलब है स्मरणात्मक ज्ञान करना है। ज्ञान तो ज्ञान है, किंतु स्मरण, क्योंकि जो पहले जिसको अनुभव हुआ है कि इस पद का ये अर्थ है, उसी को स्मरण होने वाला है। समझ आई बात? तो आप देखो, निकालो, बालकः ग्रामम गच्छति। हाँ, क्या पूछ रहे थे? पद में, पद में पद और पदार्थ का संबंध है ना। शक्ति क्या है? पद और पदार्थ का संबंध। शक्ति क्या है? पद और पदार्थ का संबंध शक्ति है। तो संबंध कहाँ रहता है? अपने 2 संबंधियों में रहता है। 2 संबंधियों में रहेगा। जैसे घट बुद्धल में संयोग संबंध रहेगा, तो संयोग संबंध किसका है? घट और बुद्धल का संयोग है। तो संयोग रहेगा कहाँ? उसी घट और बुद्धल में दोनों में रहेगा। तो पद और पदार्थ 2 वस्तु हो गए, एक पद है, एक पदार्थ है। अब ये बताओ, पद और पदार्थ भिन्न भिन्न चीज़ें कि अभिन्न चीज़ें? इनमें भेद है कि अभेद है? तुम लोग जो अवैध बोल रहे हो तो रटी हुई बात बोल रहे हो। अपने व्यवहार से जो दिखता है वो तो बोल नहीं रहे हो। न्याय शास्त्र जो है ना, व्यवहारिक शास्त्र है। वो कहीं पर व्याख्या करने के लिए कुछ बोलना पड़ता है, अलग बात है। समझ आई बात? लेकिन हम लोगों को जो इंद्रियों के द्वारा दिखता है, जो हमको अनुभव होता है, उसके आधार पर बोलोगे तो पद अलग है ना। रसगोलकम कहने से पेट भरेगा नहीं, वो रसगोलक पदार्थ चाहिए। समझ में आई बात? नहीं तो पैसा कमाने की क्या ज़रूरत है ना। बस कल्पना है ना, विमान चढ़ो, बोलो हम विमान में चढ़ रहे हैं, हो गया है ना। अमेरिका जाने की इच्छा है तो बोल दो, हो गया। क्योंकि शब्द और अर्थ में कोई भेद नहीं है। एक यदि शब्द और अर्थ में यदि भेद नहीं होगा तो हम अग्नि शब्द बोल नहीं सकते। अग्नि क्यों नहीं बोल सकते? जल जाएगा। अग्नि कहेंगे तो मुंह जलता है? नहीं जलता। पानी कहने पर ठंडा हो जाता है? नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ? पानी शब्द हमारे कंठ तालु के अविघात से उत्पन्न होता है, और जो पानी है वो हमारे कंठ तालु के अविघात से उत्पन्न नहीं होता। नहीं तो कुआं खोदने की जरूरत है क्या पड़ती है? पानी पानी बोलो, हो जाएगा एक गिलास, है ना, जितना चाहिए। ठीक, समझ आई बात? इसलिए शब्द आकाश में रहता है, और जो पानी सब आकाश में रहता नहीं। समझ आई बात? ठीक, तो शब्द भिन्न पदार्थ है, अर्थ भिन्न पदार्थ है। लेकिन प्रश्न आएगा, जब हम जलमानय किसी को कहते हैं तो सामने वाला पद को ले आता है कि अर्थ को ले आता है? हमने बोला तो पद, जलमानय कहा, हमने जल अर्थ तो बोला नहीं। जल शब्द बोला तो सामने वाला अर्थ क्यों ले आता है? ये प्रश्न है यहाँ पर। यदि पद और पदार्थ में भेद है तो जलमानय कहने पर, पद के उच्चारण करने पर वो अर्थ का बोध क्यों होता है? अर्थ में क्यों आने के जल को ले आता है? जल पद को तो लाता नहीं। समझे? तो उसके लिए समझना चाहिए, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधीनम स्मारयति। पद और पदार्थ के बीच में संबंध है, और एक संबंधी का ज्ञान दूसरे संबंधी का स्मरण कराता है।
इसलिए पद और पदार्थ में संबंध होने के कारण जल पद श्रवण करने पर जल पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। जल पद का श्रवण करने पर जल पदार्थ की उपस्थिति होती है, उसका स्मरण होता है, फिर उसको ले आता है। कभी जल को देखने पर, पदार्थ को देखने पर इसको जल कहते हैं, पद का भी स्मरण होता है। पद उपस्थित होगा तो अर्थ का स्मरण कराएगा, अर्थ उपस्थित होगा तो पद का स्मरण कराएगा, क्योंकि वो दोनों आपस में संबंधी है। बात समझ में आई? तो पद और पदार्थ में भेद है, तो दोनों भिन्न भिन्न है, फिर भी उन दोनों में संबंध है, इसलिए पद का श्रवण करने पर अर्थ का स्मरण होता है। वो जो संबंध है पद और पदार्थ का संबंध, उसका नाम है शक्ति। तो शक्ति पद और पदार्थ का संबंध है, तो शक्ति कहाँ रहेगी? हाँ, पद और पदार्थ में शक्ति रहेगी। अब देखो, ये शक्ति हो गया, एक मान लो पद हो गया, एक अर्थ हो गया, दोनों के बीच का संबंध हो गया शक्ति। वो शक्ति अब दोनों में है, केवल पद में नहीं है, केवल अर्थ में नहीं है। अर्थ में भी शक्ति है, पद में भी शक्ति है, दोनों में संबंध, दो में रहे, दुष्ट होता है संबंध। अब शक्ति जब पद में रहेगी तो जिस पद में शक्ति रहे उस पद को हम कहते हैं शक्त, वही शक्तम पदम कहा, समझे? और शक्ति अर्थ में भी है, तो जिस अर्थ में शक्ति रहे उस अर्थ को हम कहते हैं शक्य। तो शक्य होता है अर्थ। शक्य माने ऐसा अर्थ जो शक्ति का आश्रय हो, शक्ति वाला जो अर्थ है वो शक्य है, और शक्ति का आश्रय जो पद है वो शक्त है। तो शक्तम पदम शक्य अर्थः। समझ में आया? ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत जानना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए इसको, क्योंकि ये किताब में कहीं लिखा नहीं है सामान्य रूप से, है ना। उपपद कृतिकार थोड़ा संकेत करेंगे, लेकिन वो व्याख्या करने वाले के ऊपर निर्भर होता है कि वो किसी प्रकार समझाता है। समझ में आया? एक चीज़ और समझ लो यहाँ पर, अभी हमने बताया कि पद हो गया और अर्थ हो गया, उन दोनों का संबंध हो गया शक्ति। शक्ति कहाँ है? पद में है, और शक्ति कहाँ है? अर्थ में भी है, पदार्थ में। ठीक, जो भी चीज़ कहीं रहे तो किसी न किसी संबंध से रहता है। तो शक्ति स्वयं संबंध है यद्यपि, किंतु वो भी शक्ति रह रही है, तो उसका भी संबंध है। तो यहाँ उसका संबंध भी समझना जरूरी है। शक्ति पद में किस संबंध से रहेगी और शक्ति अर्थ में किस संबंध से रहेगी। तो शक्ति पद में निरूपकता संबंध से रहती है, शक्ति का निरूपक पद है, यानी शक्ति है करके बताने वाला पद है, तो शक्ति पद में निरूपकता संबंध से रहती है। ठीक, तो निरूपकता संबंध है ना शक्तिमत्वम पदस्य लक्षणम, पद का लक्षण बनाना होगा, तो निरूपकता संबंध है ना शक्तिमत्वम पदस्य लक्षणम, इसी का छोटा रूप शक्तम पदम है। और अर्थ में शक्ति किस संबंध से है? तो विषयता संबंध है ना, यहाँ पर विषयता संबंध अथवा आश्रयता संबंध दोनों कह सकते हैं। तो विषयता, शक्ति का विषय अर्थ है, शक्ति का निरूपक पद है और शक्ति का विषय अर्थ है, तो विषयता संबंध है ना शक्तिमत्वम शक्यस्य लक्षणम। समझ में आया? तो दो चीज़, शक्त शक्य, उन दोनों का संबंध शक्ति, और शक्ति का संबंध पद के साथ निरूपकता, और शक्ति का संबंध अर्थ के साथ विषयता अथवा आश्रयता। शक्ति का आश्रय अर्थ है। समझ में आया? इसे शक्त और शक्य को बताने के लिए एक दूसरा शब्द है जो कि ज़्यादा प्रसिद्ध है, वाच्य और वाचक। शक्त माने वाचक, शक्तम पदम वाचकम पदम, है ना। शक्ति है मतलब वो वाचक है, वो अर्थ को बताता है, तो वाचक पद होता है, और अर्थ होता है वाच्य, अर्थ होता है वाच्य। शक्तम पदम, शक्तम माने वाचकम पदम, समझे, और अर्थ होता है वाच्य। जो शक्य अर्थ होगा उसको हम कहेंगे वाच्य। तो उन दोनों का जो संबंध है वो शक्ति है, उसी को कुछ लोग कहते हैं वाच्य वाचक भाव संबंध। अब देखो हम कहाँ थे, बालकः ग्रामं गच्छति, तो हमने पद सुना, उसके अनंतर क्या होगा, उस पद का जो अर्थ है उसका स्मरण होगा, क्योंकि एक संबंध ज्ञानम अपर संबंध उसमें आ रहे थे, उसमें शक्ति है, हमने समझ लिया। अब बालकः ग्रामं गच्छति, है ना, इधर से आते हैं, बालकः ग्रामं गच्छति, तो बालक सु ग्राम अम गम ती, 6 अक्षर है, 6 शब्द है, पद है। तो बालक पद का अर्थ क्या है? अब इनका अर्थ स्मरण कर लो। बालक पद का अर्थ क्या है? बालक, हमको तो यहाँ अभी तो अर्थ को भी तो शब्द से बोलना है, समझ में है? तो बालक माने बालक हो गया, कोई बालक बैठा हुआ है, बालक हो गया। उसके अंदर सु है, तो सुविभूति का अर्थ क्या है? संख्या, एकत्व, है ना, एकत्व को बताने के लिए वहाँ पर आया है। उसके बाद ग्राम है, ग्राम पद का अर्थ है गांव, ग्राम। उसके अंदर अम है, अम का अर्थ है कर्मता, है ना, कर्मत्व बोलो, कर्मता बोलो, एक ही बात है, हो गया। उसके बाद आया गम और ती है, गम धातु का अर्थ होता है गमन, जाना, गमन, है ना। उसको थोड़ा और फैलाओगे तो
उत्तर देश संयोगानुकूलो व्यापारः, उत्तर देश के साथ संयोग होता है, उत्तर देश संयोगानुकूलो व्यापारः। अब इसको छोड़ते हैं, गमन केवल कहते हैं, गम धातु का अर्थ हो गया गमन, और आगे क्या है, ती है ना, ती है, तो ती का अर्थ हो गया, ती का अर्थ हो गया कृति, कृति, ती का अर्थ है कृति, कृति का जो आश्रय होता है उसको कर्ता कहते हैं, है ना, तो जो कृति है वो ती का अर्थ है, समझ में आया। तो इतने अर्थ उपस्थित हो गए, कितने कितने अर्थ उपस्थित हो गए, बालक, एकत्व, ग्राम, कर्मता, गमन, कृति, कृति, कृति प्रयत्न, इतने अर्थ हो गए। अब साउद, इसी को साउदोद कहेंगे, शब्द का अर्थ का ज्ञान हो गया तो साउदोद हो गया, नहीं हुआ, ठीक है। ये सारे अर्थ आपस में जब जुड़ जाएंगे तब जा कर के साउदोद होता है, इनको आपस में जोड़ना है। किससे जोड़ेंगे, संबंध से, जोड़ने के लिए संबंध चाहिए, एक का दूसरे में अन्वय करना, अर्थों का परस्पर में अन्वय करना है, एक अर्थ का दूसरे अर्थ में अन्वय करना है। कोई कहे कि बालकः एकत्वम, ग्रामः कर्मत्वम, गमनम कृति, कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो अर्थ से केवल काम नहीं चलेगा, अर्थों का परस्पर में अन्वय होना चाहिए। अब अन्वय करेंगे तो एक जगह पहले ले जाना है, कहाँ ले जाएंगे, सबको लाइन से मिलाकर जोड़ करके, तो जो प्रथमांतार्थ है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ है, बालक है, उसी में ले जाएंगे सबको लाइन से। तो जो बालक में वो विशेष से हमको बनाना है, उसमें बाकी सबका अन्वय करना है। तो बालक में बालक पदोत्तर जो सु है उसका अर्थ एकत्व का अन्वय कर लो, एकत्ववान बालकः, किस संबंध से अन्वय कर लोगे, एकत्व का अन्वय बालक में किस संबंध से होना है, अरे समवाय संबंध से होना है, एकत्व गुण है उसमें समवाय संबंध से क्या देखते रहते हो, संख्या द्रव्य में समवाय संबंध से रहती है ना, तो समवाय संबंध से, कभी कभी समवाय संबंध है, आश्रयता बोलना है, आश्रय है तो आश्रयता संबंध, जहाँ क्लियर है भाई समवाय पता ही है, द्रव्य और गुण का संबंध समवाय होता है, तो समवाय संबंध से अन्वय करेंगे, एकत्ववान बालक हो गया, हो गया। इधर ग्राम है तो ग्राम का अन्वय देखो, जो प्रकृति अर्थ है उसका अन्वय विभक्ति अर्थ में करना है, प्रकृति अर्थ का अन्वय विभक्ति अर्थ में करना है। जहाँ केवल संख्या हो रहा है तो उसको छोड़ देना है, वहाँ तो संख्या का अन्वय, यहाँ विभक्ति अर्थ का अन्वय प्रकृति अर्थ में हमने किया है ना। एकत्व जो है वो विभक्ति का अर्थ है ना, सुविभक्ति का अर्थ है, प्रकृति वो प्रत्यार्थ है, तो प्रत्यार्थ का अन्वय प्रकृति अर्थ में किया। लेकिन अन्यथा जहाँ विशिष्ट अर्थ है, जैसे द्वितीय तृतीय आदि विभक्ति का कर्मत्व कर्णत्व आदि अर्थ होते हैं, तो वहाँ पर क्या करना है, प्रत्यार्थ में प्रकृति अर्थ का अन्वय किया जाता है। तो प्रकृति कौन है, ग्राम, उसका अर्थ हो गया ग्राम, उसका अन्वय करेंगे कर्मत्व में। अब देखो ग्राम का अन्वय कर्मत्व में करना है, तो ग्राम का अन्वय कर्मत्व में कैसे करेंगे, कर्मता ग्राम में रहती है ना, ग्राम कर्म है तो ग्राम में कर्मता है, तो कर्मता का अन्वय तो ग्राम में हो जाएगा, लेकिन हमको करना क्या है, ग्राम का अन्वय कर्मता में करना है, प्रकृति अर्थ का प्रत्यार्थ में करना है। जैसे मान लो पर्वत में धुआं है, धूम है, तो पर्वत में धूम है तो ठीक है, धूम का अन्वय पर्वत में कर लिया, लेकिन पर्वत का अन्वय धूम में करना है, पर्वत वृत्तिर धूमः, पर्वत वृत्ति धूमः, तो वहाँ पर्वत का अन्वय धूम में करेंगे तो किस संबंध से करेंगे, तो उसका संबंध होता है आदेयता संबंध, वो आदेय है ना, आदेय धूम आदेय, उसमें ले जाना होता है आदेयता संबंध, उसी को कहेंगे वृत्तिता संबंध, वो वृत्ति है तो वृत्तित्व संबंध किस संबंध से करेंगे, उसी प्रकार से ग्राम का अन्वय कर्मता में करेंगे, अमर्थ जो कर्मता, अम में नहीं करना है, अर्थ में करना है हमेशा अन्वय, पद में नहीं करना है। तो अम का अर्थ जो कर्मता है उसमें किसका अन्वय करेंगे, ग्राम का, किस संबंध से, वृत्तित्व आदेयत्व निष्ठत्व, तो हम लोग यहाँ निष्ठत्व शब्द बोलेंगे, तो ग्राम निष्ठ कर्मता, निष्ठत्व संबंध बोलेंगे, लेकिन जब बोध के अंदर उसको डालेंगे तो रहेगा नहीं, ग्रामनिष्ठ कर्मता हो गया। उसके बाद कर्मता का अन्वय आगे क्या है, गम है, गम पदार्थ का गमन, गमन में अन्वय करना है। अब ये जो गमन है, गमन क्या है, क्रिया है, धात्वर्थ है, उस क्रिया में कर्मता का अन्वय करना है। कैसे करेंगे, एक बात बताओ कि ग्राम कर्म है ना, कैसे पता चला कि ग्राम कर्म है, हाँ बालक, वो कहेगा हम लगाया, हम आ गया, हम गच्छामि, तो हम में कर्म बोल दो, हम लगाए उसमें, ग्राम क्योंकि कर्म है इसलिए हम उसमें ग्रामम अम विभक्ति लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने अम विभक्ति लगा दिया इसलिए कर्म हो गया, समझ आई बात। तो उसको बताने वाला क्रिया है ना, क्रिया के द्वारा उसका निर्धारण होता है ना,
समझा, कर्ता क्रिया के द्वारा उसको प्राप्त करना चाहता है। आगे गच्छति प्रयोग हमने किया है, इसलिए ना वो ग्राम कर्म हो रहा है। तो ग्राम में कर्मता है करके कौन बताता है हमको? तो गमन क्रिया बताती है। भवती लिखा होता तो वहाँ पर वो होता नहीं, ग्रामम भवती तो होगा नहीं, वो तो कर्म होना ही नहीं, अकर्म धातु है। समझ में आई बात? तो ग्राम में कर्मता है, इसको बताने वाला कौन है? क्रिया है, इसलिए वो निरूपक हो गया। तो ग्रामनिष्ठ कर्मता का निरूपक गमन क्रिया है। तो ग्रामनिष्ठ कर्मता का क्रिया में अन्वय करेंगे, गमन में धात्वर्थ गमन में अन्वय करेंगे, निरूपकत्व संबंध है ना, हो गया। तो ग्रामनिष्ठ कर्मता निरूपक जो गमन हो गया, गमन तक पहुँच गए। अब गमन का अन्वय कहाँ करना है? कहाँ करना है? कृति में करना है। पद में अन्वय नहीं होता, उसका अर्थ में अन्वय होता है। पद में अन्वय अपितु अन्वय हमेशा अर्थों के बीच में होता है, पदों के बीच में नहीं होता। उसके आगे ती है, उस ती का अर्थ क्या है? कृति। हम अर्थ को ना पकड़ रखे हैं, नीचे पद है, उसके ऊपर अर्थ है, एक अर्थ का दूसरे अर्थ में अन्वय कर रहे हैं। तो अर्थ क्या है? कृति ही। तो कृति में किसका अन्वय करना है? गम का नहीं, गमन का। गम तो पद है, उसका जो अर्थ है गमन, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, उस व्यापार का अन्वय करना है कृति में। अब देखो बालक में व्यापार हो रहा है ना, जा रहा है, तो उस व्यापार का अन्वय कृति में करना है। तो व्यापार और कृति के बीच क्या संबंध है? व्यापार की जनिका कृति है। बालक ने अंदर, बालक के अंदर उसने प्रयत्न किया, हमको जाना है ना। कृति आत्मा में जब होगी, उसके बाद शरीर में व्यापार हो रहा है, जाने की क्रिया हो रही है। उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार में तो क्रिया है ना, बालक में जो क्रिया वही गमन, गम धातु, गमन माने क्रिया, गमन क्रिया, वो क्रिया की जनिका कृति है। तो जनकत्व संबंध, व्यापार का गमन, जो गमन उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार है गमन, उसका हम कृति में अन्वय करेंगे किस संबंध से? जनकत्व संबंध से। उसी को यहाँ पर उन्होंने लिखा है, हम बोलते हैं अनुकूलत्व संबंध। अनुकूल मतलब जनक, समझ में आया? क्या संबंध? अनुकूलत्व संबंध। अब देखो, अब वो कहाँ पहुँचे हम? ग्राम का अन्वय किया कर्मता में, किस संबंध से? निष्ठत्व संबंध से। तो ग्रामनिष्ठ कर्मता हो गई। कर्मता का अन्वय किया गमन में, तो कर्मता निरूपकम गमनम हो गया। और गमन का अन्वय किया कृति में, जनकत्व संबंध से। तो गमनानुकूला कृति, गमनानुकूला गमन जनिका कृति, उस कृति का अन्वय करना है फिर कर्ता में, ऐसे यहाँ पर जोड़ देना है कर्ता में। तो कृति कहाँ है? आत्मा वो बालक में है, बालक में न उपकृति है। किस संबंध से कृति बालक में? समवाय संबंध से। तो कृतिमान बालक, कृत्याश्रय बालक। तो अब पूरा जोड़ दो, अब सारे अर्थों का आपस में जोड़ देंगे तो बोध बनेगा, वाक्यार्थ बोध बनेगा, सावध बोध जिसको हम बोलते हैं। तो सावध बन गया ग्रामनिष्ठ कर्मता निरूपक गमनानुकूल कृतिमान एकत्ववान बालकः। तो देखिए एक बार फिर बोलते हैं, बालकः ग्रामम गच्छति, ऐसा हमने वाक्य प्रयोग किया। तो यहाँ पर बालक पद है, सुपद है, ग्राम पद है, अम पद है, गम पद है, ती पद है। इन सब पदों का अपना अपना अर्थ होने के कारण ये सब पद हो गया, सक्तम पदम। तो पद का जब ज्ञान हुआ, हमने सुना श्रोता ने, उसको पदार्थ का स्मरण होगा। जिसको शक्ति ग्रह पहले से, उसको पदार्थ का स्मरण होगा। तो बालक पद का अर्थ हो गया बालक, सु का अर्थ हो गया एकत्व, ग्राम पद का अर्थ हो गया ग्राम, अम पद का अर्थ हो गया कर्मता, गम धातु का अर्थ हो गया गमन, और ती का अर्थ हो गया कृति ही। इतने अर्थ उपस्थित हो गए। अर्थ उपस्थित होने के बाद इनका परस्पर में संसर्ग होगा। इसको कहते हैं परस्पर संसर्गा बगाए बोध, परस्पर संसर्गा बगाए बोध, अन्वय बोध, शाब्द बोध, सब एक ही है। ठीक, शाब्द प्रमा तो जो होने वाला है आगे। अब हम अन्वय करेंगे तो बालक को हम रखेंगे, बालक में सबका अन्वय करना है। एकत्व का अन्वय बालक में करेंगे, बाकी घुमाकर बालक में करना है। तो ग्राम, जो ग्राम पदार्थ, अब अर्थ का अन्वय करना है, पद का नहीं करना है। तो ग्राम का कर्मता में अन्वय करेंगे निष्ठत्व संबंध से। तो ग्राम निष्ठ कर्मता, उस कर्मता का गमन जो उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार जो धात्वर्थ है, कर्मता का धात्वर्थ में अन्वय करेंगे निरूपकत्व संबंध से। समझ में आया? तो कर्मता निरूपकम गमनम, कर्मता निरूपक उत्तर देश संयोगानुकूलो व्यापार, उस व्यापार का धात्वर्थ का जो प्रत्यार्थ है कृति, क्या अर्थ हो गया? कृति। तो उस गमन का
कहाँ अन्वय करेंगे? कृति में। किस संबंध से करेंगे? जनकत्व अनुकूलत्व संबंध से करेंगे। तो व्यापारानुकूला कृति, गमनानुकूला कृति, उस कृति का फिर बालक में अन्वय करेंगे आश्रयता संबंध से। समझ में आया? तो ये बीच में संबंध के द्वारा हमने सारे पदार्थों को जोड़ करके हमको बोध हो गया। क्या बोध हो गया? ग्रामनिष्ठ कर्मता निरूपक गमनानुकूल कृत्याश्रय एकत्वाश्रय वर्तमान कालिक बालक। वर्तमान काल को भी जोड़ सकते हो, क्योंकि लट जो लकार यहाँ पर तृतीय है उसमें वर्तमान काल भी है। इस प्रकार का हमको ये जो बोध हुआ इसी का नाम है सावध बोध। तो सावध बोध जब हुआ, सबसे पहले नंबर में क्या हुआ? पद का ज्ञान हुआ, पद श्रवण हुआ ना, पद का ज्ञान हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ पद का। उसके अनंतर दूसरे नंबर में क्या हुआ? पदार्थों का स्मरण हुआ। उसके अनंतर में परस्पर संसर्गावगाही बोध हुआ, परस्पर में संसर्ग का अवगान हुआ, परस्पर संसर्गावगाही बोध हुआ। इसी को हमको सावध बोध कहते हैं। ये तीसरे नंबर में हुआ। तो सावध बोध होने के पूर्व में पदार्थोपस्थिति है, पदार्थोपस्थिति के पूर्व में पद ज्ञान है। तो पद ज्ञान बनेगा करण, पद ज्ञानम करणम, पद ज्ञानम तो करणम द्वारम तत्र पदार्थदिः। जो पदार्थोपस्थिति है वो द्वार बनेगा, मतलब व्यापार बनेगा। और जो सावधबोध फलम, सावधबोध जो फल है। तो सावधबोध के प्रति ये व्यापार बनेगा। अब तो बना लोगे तजन्य से तजन्य निर्गत, तो पदजन्य पदार्थोपस्थिति व्यापार। और जो पद ज्ञान हुआ वो करण है। इसलिए सावधबोध का जो करण है शब्द प्रमाण वो क्या है? पद ज्ञानम। प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम वो इंद्रिय है। अनुमिति करणम अनुमानम वो व्याप्ति ज्ञान है। और उपमिति करणम उपमानम वो सादृश्य ज्ञान है। और शब्द प्रमाकरणम शब्द प्रमाणम वो पद ज्ञान रूप है। इसलिए पहले हम लोगों ने जो ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम पढ़ा था, तो वहाँ पर कहा था कि बाकी सब जगह पर ज्ञान करण होता है। अनुमिति का करण भी ज्ञान है, उपमिति का करण भी ज्ञान है, सावधबोध का करण भी ज्ञान है, किंतु प्रत्यक्ष का करण ज्ञान नहीं है, वो ज्ञानाकरण ज्ञान है। समझ में आई बात? हो गया? तो ये मूल में तो इस तरह से लिखा नहीं है। न्याय प्रवेशिका जब पढ़ोगे तो उसमें सावधबोध का जो प्रकरण है उसमें इसी ढंग से व्याख्या किया है। और जो हमने वीडियो बनाया है न्याय बोधिनी का पाठ है तरसर का, उसमें भी चित्र बना करके, चार्ट बना करके प्रेजेंटेशन के साथ हमने पढ़ाया है। ठीक है? उपयोग करना तुम्हारा काम है, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। समझे? हाँ, पढ़ो। अवसर संगतिम अभिप्रेत्य उपमानानंतरम शब्दम निरूपयति आप्येति। यहाँ भी अवसर संगति लाइन से बैठे हैं ना, तो प्रत्यक्ष के बाद नंबर में बैठा था अनुमान, अनुमान के बाद उपमान, उपमान के बाद शब्द। तो जिस प्रकार अनुमान का निरूपण करने के बाद उपमान के निरूपण में अवसर संगति हमने चर्चा की कल, उसी प्रकार उपमान का निरूपण करने के बाद शब्द के निरूपण में भी अवसर संगति है। क्या लक्षण अवसर संगति का? अवश्य वक्तव्यत्वम। ठीक है, चलो। शब्द प्रमाणम इत्यर्थः। हाँ, शब्द मतलब शब्द प्रमाण, शब्द का लक्षण नहीं बना रहे हैं। शब्द प्रमाण से लक्षणम आप्त वाक्यत्वम शब्द प्रमाण से लक्षणम। प्रांत विप्रलंबकयोर वाक्यस्य शब्द प्रमाणत्व वारणाय आप्येति। आप्त वाक्यम शब्द क्यों कहा? वाक्यत्वम शब्द प्रमाण से लक्षण कहो। तो जो भ्रांत है ना, जिसको भ्रम हो गया, और जो विप्रलंबक है, जानता तो है, भ्रम नहीं हुआ, लेकिन दूसरे को उल्लू बनाना है, जानबूझ करके उल्टा पुल्टा बोलने वाला जो विप्रलंबक है। आता है ना मैसेज में कि आपको 25 लाख रुपए डॉलर मिल गया। रुपया की बात ही कहाँ है? इतना डॉलर मिल गया है, तो विप्रलंबक हो गया। तो कोई तो भ्रांत है ना, भ्रम हो गया किसी को, अथवा कोई विप्रलंबक है, मूर्ख बनाने वाला जो व्यक्ति है, जानबूझ करके जो ठग है, तो उनका भी तो वाक्य है, उनका वाक्य भी वाक्य है। तो उसमें भी फिर वो वही प्रमाण होने लगे। तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए आप तो वाक्यत्वम कहना चाहिए। प्रांत विप्रलंबकयोर वाक्यस्य शब्द प्रमाणत्व वारणाय आप्येति। हाँ, ननु कोयम आपतः, कोयम आप्त इत्यतः आप्त। कोयम आपतः किसी ने पूछा, भाई आपतः तो आपने बता दिया, आपतः वाक्य, आपतः कौन है? यथार्थ वक्ता। यथार्थ वक्ता यथा भूताबाधितार्थोपदेशा। यथाभूत जो अबाधित अर्थ है, जैसा हुआ ऐसा, जिस अर्थ का बाद नहीं होगा, जो वास्तविक है, ऐसा अर्थ को जो उपदेश करने वाला है उसको आप्त कहेंगे। ठीक? वाक्यम लक्ष्येति वाक्यमिति। तो वाक्य क्या है? घटादि समूह वारणाय पदे। पद समूह वाक्यम, समूह वाक्यम कर दो, तो समूह तो घट का समूह भी है। ठीक? घटादि समूह वारणाय पदेति शक्तमिति।
निरूपकता संबंधेन शक्ति विशिष्टम इत्यर्थः। हाँ, शक्तम पदम कहा तो शक्ति का आश्रय पद है, तो पद शक्ति का आश्रय किस संबंध से है? हाँ, तो निरूपकता संबंधेन शक्ति विशिष्टत्वम शक्तस्य लक्षणम पदस्य लक्षणम। ये तो समझ में आ गया, हमने निरूपकता संबंध बता दिया। ठीक। अस्मादिति घटपदात् घटरूपो अर्थो बोद्धव्य इति ईश्वरेच्छैव शक्ति इत्यर्थः। हाँ, घट पदार्थ घट रूप अर्थ बोधव्य, इस प्रकार का ईश्वर का संकेत है, ईश्वर की जो इच्छा है वही शक्ति है। अर्थ स्मृत्यनुकूल पद पदार्थ संबंधत्वं तल्लक्षणम्। लक्षण क्या है शक्ति का? वो तो स्वरूप है। लक्षण क्या है? अर्थ स्मृति अनुकूल पद पदार्थ संबंधत्वम, शक्ति है लक्षणम। अर्थ स्मृति के पद कारण, अनुकूल मतलब कारण, और पद पदार्थ का संबंध। शक्ति क्या है? पद और पदार्थ का संबंध है, जिस संबंध के कारण पद को सुनने से अर्थ का स्मरण होता है। तो अर्थ स्मरण के प्रति कारण जो पद और पदार्थ का संबंध है उसी को शक्ति कहते हैं। शक्ति इव लक्षणापि पदवृत्तिः। ये तो हो गया शक्ति की बात। देखो, पद और पदार्थ का जो संबंध होता है उसको हमने क्या नाम दिया? शक्ति नाम दिया है, लेकिन उसमें थोड़ा सुधार करना है। पद और पदार्थ का जो संबंध है उसको कहते हैं वृत्ति। क्या कहते हैं? वृत्ति। पद और पदार्थ का जो संबंध है उसका नाम है वृत्ति। वो वृत्ति दो प्रकार की होती है, शक्ति लक्षणा च। शक्ति और लक्षणा दो प्रकार की वृत्ति होती है। तो शक्ति जो है मुख्य वृत्ति है। शक्ति क्या है? इसलिए पद पदार्थ संबंध शक्ति हम लोग कहते हैं, मुख्य वृत्ति होने के कारण। और एक गौण संबंध होता है, गौण वृत्ति होती है, जिसको हम कहते हैं लक्षणा, जहाँ पर शक्ति वृत्ति के द्वारा काम न चले, अर्थबोध होने में समस्या हो, हम दूसरा जो संबंध है उसका भी आश्रय कर लेते हैं। वो दूसरा जो संबंध है पद और पदार्थ का उसको हम कहते हैं लक्षणा। जिस प्रकार शक्ति पद में रहती है उसी प्रकार लक्षणा भी पद पदार्थ का संबंध है, तो उस लक्षणा भी पद वृत्ति होती है। और जिस पद में लक्षणा रहे उस पद को हम कहते हैं लाक्षणिक। लाक्षणिक पद होता है ना, पद लाक्षणिक होता है। और जिस अर्थ में लक्षणा रहे वो लक्ष्यार्थ होता है। लाक्षणिकम पदम लक्ष्यार्थः, लक्ष्यार्थ वो हमारा लक्ष्य है। जैसे गंगायाम घोषा हमारा उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण। तो गंगायाम घोषा किसी ने बोला आप तो वाक्य है, नहीं तो कहेंगे ये तो गलत बोल रहा है, लेकिन वक्ता जो है आप तो है, इसलिए उसका कोई ना कोई अर्थ है, वहाँ कोई ना कोई बोध होना चाहिए, उसका तात्पर्य सही है। लेकिन बोला गंगायाम घोषा, अब अन्वय करने चले गए, गंगा पद का अर्थ हो गया गंगा, उसके अनंतर सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी का अर्थ हो गया वृत्तित्व। तो गंगा वृत्ति, उसमें घोष का अन्वय करना है, गंगा वृत्तिर घोषः, गंगा निरूपित वृत्तितावान घोषः, ऐसा अन्वय करना है। लेकिन जब अन्वय तो शब्द में नहीं करना है, अर्थ में करना है, तो गंगा में घोष का अन्वय हो ही नहीं पाएगा। गंगा माने जल प्रवाह, गंगा मतलब जल प्रवाह, उसमें घोष, उसमें जो मकान झोपड़ी हो नहीं सकता। तो ये तो अर्थ क्या है? बाधित है, अर्थ का अन्वय नहीं हो सकता, ये बाद हो गया, अर्थ का बाद हो गया, योग्यता नहीं है यहाँ पर, अर्थ बाद योग्यता कहेंगे। तो यहाँ पर सावध वो तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, तो शक्ति वृत्ति के द्वारा काम, गंगा पद का जो शक्य अर्थ है वो जल प्रवाह है, उसी अर्थ को हम लेंगे तो अन्वय नहीं हो पाएगा। और वक्ता का तात्पर्य अनुपपन्न है। तात्पर्य, वक्ता का तात्पर्य ये नहीं है कि गंगा के प्रवाह में घोष है। जब तात्पर्य अनुपपन्न होता है तब हम क्या करते हैं? लक्षणा का आश्रय कर लेते हैं। तात्पर्य अनुपपत्ति ही लक्षणा बीजम, हमें हर जगह नहीं लक्षणा करना है। कोई कहे गंगाया मत्स्य तो भी लक्षणा कर दो, वहाँ तात्पर्य उपपन्न है तो वहाँ लक्षणा नहीं करनी है। तो गंगाया में घोषा में तात्पर्य अनुपपन्न हुआ तो हमने कहा शक्ति को आप थोड़ा बगल हटो, लक्षणा को ले आते हैं, दूसरी वृत्ति का आश्रय करते हैं। तो लक्षणा करेंगे कहाँ पर? शक्य संबंधो लक्षणा। गंगा पद का शक्य जो अर्थ है, वाच्य जो अर्थ है वो तो हो गया जल प्रवाह, उसका संबंध किसके साथ है? उसका संबंध तीर के साथ है। तीर में है ना, तीर उसके नज़दीक में सामीप्य संबंध है, तो तीर में शक्य का संबंध होने के कारण लक्षणा के द्वारा गंगा पद तीर का स्मरण कराएगा। तो गंगा पद के द्वारा तीर रूपार्थ उपस्थित हुआ ना, तो तीर में तो शक्ति है नहीं, तो कहेंगे वो जो वृत्ति है, जिस वृत्ति के द्वारा गंगा पद के द्वारा तीर का हमको स्मरण हुआ उसका नाम है लक्षणा, शक्य संबंध लक्षणा। तो लक्षणा वृत्ति के द्वारा क्या करेंगे? हम तीर का स्मरण करेंगे, तीर की उपस्थिति होगी, फिर तीर वृत्तिर घोषः, तीर निरूपित वृत्तितावान घोषः, ऐसा सावधबोध होगा। तो जिस प्रकार शक्ति पदवृत्ति होती है उसी प्रकार लक्षणा भी पदवृत्ति होती है। शक्तिरिव लक्षणापि पदवृत्तिः अथ केयं लक्षणा
शक्य संबंधो लक्षणा। पीछे का लक्षणा क्या है, नई बात आ गई, शक्ति की बात कर रहे थे, क्या सख्य संबंधो लक्षणा। साच त्रिविधा जहत अजहत जहद जहद वेदा। हाँ, 3 प्रकार के लक्षण है, जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा और जहद अजहल लक्षणा। तो इसकी चर्चा हम करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय